सांग के बाद में अगले शासक है रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531 ईस्वी। राणा सांगा की पटरानी धनबई जोधकुबी की राजकुमारी का पुत्र था, जो सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना। राणा सांगा ने अपने जीते जी अपनी प्रिय रानी कर्मावती या कर्मेती बूनी की हाड़ा राज शासक की पुत्री एवं उसके दो पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को रणथंभौर की जागीर और दुर्ग दे दिया। राणा रतन सिंह ने पृथ्वीराज गज्जो आमेर की पुत्री से चोरी छिपे विवाह कर लिया, जिसका पृथ्वीराज को भी पता नहीं चल। पृथ्वीराज ने अपनी पुत्री की शादी बूंदी के हड़ावंशी राजा सूरजमल के साथ कर दी। इस पूर्व विवाह का सूरजमल को भी पता नहीं था और राजकुमारी ने भी पूर्व विवाह की बात शर्म के मारे किसी को भी नहीं बताई। रतन सिंह अपने भाइयों विक्रमादित्य व उदय सिंह से रणथंभौर दुर्ग प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके मामा सूरजमल हाड़ा के कारण यह संभव नहीं था। राणा रतन सिंह द्वितीय सूरजमल हाड़ा से विवाह का बदला भी लेना चाहता था। इस बार बूंदी में अहरिया उत्सव के दौरान 1531 में बूंदी के राजा सूरजमल ने रतन सिंह को बूंदी आमंत्रित किया। एक दिन शिकार खेलने दोनों वन में गए। वही विवाद होने पर दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह और सूरजमल दोनों लड़ते हुए मारे गए। अहरिया उत्सव राजपूत शासक परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु में जंगली शोरा का शिकार करते हैं, इसे अहरिया उत्सव कहते हैं। रतन सिंह द्वितीय के बाद है भोजराज। सांगा राणा सांगा का पुत्र था। इसका विवाह मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई से हुआ। खातौले के युद्ध में लड़ते हुए भोजराज घायल हो गए। काफ़ी समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी। पिता राणा सांगा, माता कर्मावती या कर्णावती, मामा सूरजमल हाड़ा कर्मावती का भाई। राणा रतन सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु होने के बाद उसका सौतेला भाई विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। रतन सिंह द्वितीय के शासनकाल में सांगा की छोटी रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए बाबर से संपर्क किया और उसे रणथंभौर का किला देने के लिए तैयार हुई। बाबर मेवाड़ पर चढ़ाई करता इससे पूर्व ही 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह का आक्रमण। विक्रमादित्य में एक भी राजोचित गुण नहीं थे। राजपूतों की आपसी फूट को देखकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर मार्च 1533 में आक्रमण किया। विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने 24 मार्च 1533 को रणथंभौर दुर्ग व काफ़ी धन देकर बहादुर शाह से संधि कर ली। बहादुर शाह का पुनः आक्रमण 1535 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने दूत पद्म शाह के साथ मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती को हुमायूं को लेकर राखी ले जाने वाला व्यक्ति पद्म शाह था, पर हुमायूं ने समय पर सहायता नहीं दी। कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननियाल बूंदी भेज दिया और देवलिया प्रतापगढ़ रावत बाग सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया। चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम समय निकट देखकर 5 मार्च 1535 को रानी कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। पहला शाखा में 1600 महिलाएं, जिसमें पद्मिनी और जायसी के अनुसार पद्मावती, और चित्तौड़ का दूसरा शाखा में 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया। रावत बाग सिंह व राणा सज्जा सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के गेट खोल दिए और वीरगति को प्राप्त हुए। ज्वारबाई विक्रमादित्य की पत्नी ने राजमाता कर्मावती के साथ जौहर किया। इस प्रकार मेवाड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया, परंतु 1536 में हुमायूं मेवाड़ की तरफ आया तो बहादुर शाह उससे डर कर चित्तौड़ से भाग गया। बाद में समुद्र में नाव पलटने से उसकी मौत हो गई। बहादुर शाह की हुमायूं चित्तौड़ को लूट कर वापस आगरा चला गया। पीछे से मेवाड़ के सरदारों ने विक्रमादित्य को मार्च 1536 को मेवाड़ का राजा बना दिया। 1536 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतल देव के पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और मेवाड़ का शासक बन गया। बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, लेकिन पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया और उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर 1536 से 1540। बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर उसके छोटे भाई उदय सिंह को मारने
चित्तौड़ किले के कुंभा महल में पहुंचा। इसकी खबर पन्नाधाय उदय सिंह की दाई से को पहले ही लग गई थी। पन्नाधाय ने भोजन के बर्तनों को उठाने वाली बारी या नई कीरत बारी को बुलाकर खाली टोकरी में उदय सिंह को सुलाकर वृक्षों के पत्तों से ढककर महल के बाहर भिजवा दिया। उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर महल में आया और उदय सिंह के बारे में पूछा तो पन्नाधाय ने हाथ से इशारा कर बता दिया। बनवीर चंदन को मारकर चला गया। पन्नाधाय चुपचाप अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर बेड़स नदी के किनारे कीरत बारी से मिली। वहाँ से जंगलों से होती हुई कुंभलगढ़ दुर्ग पहुँचे। वहाँ के किलेदार आसासा या आस्करण देवपुरा को सारा वृत्तांत सुनाकर आश्रय मांगा। आसासा ने आश्रय देकर उदय सिंह को अपना भतीजा बताकर कुंभलगढ़ में ही उसका लालन पालन किया। पन्नाधाय उदय सिंह की दाई। जन्म 8 मार्च 1490। जन्म मार्च 1490 चित्तौड़ के माता की चित्तौड़ के पंडोली गांव में हुआ था। पिता का नाम हरचंद आगला, पति सूरजमल चौहान, ससुराल कमीरी अमेठ राजसमंद में। इसका पति सूरजमल चौहान गुर्जर मेवाड़ सेना में था, जो 1535 के आक्रमण में शहीद हो गया। रानी कर्मावती के जौहर कर लेने पर बालक उदय सिंह की परवरिश का दायित्व पन्ना ने ही संभाला था। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में ही रहती थी। पन्ना का पुत्र चंदन व राजकुमार उदय सिंह दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। विक्रमादित्य की हत्या के बाद बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए कुंभा महल की तरफ बढ़ा। इस विश्वस्त सेवक ने इसकी पूर्व सूचना पन्ना को दे दी। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी। मेवाड़ तथा भारत के इतिहास में पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए अमर है। अरे राक्यो आत्म तो सिसोद्या कुड़रो भाणे वो एक लिंग दीवाने नैणासु आंसू बूंद न पड़ी है नैनी आंगड़ली। अरे नैनी आंगड़ली पनाने दिसंबड़ा ये तू कजे इक्किसा ये पनाले मेला चाल पड़ी है पन्ना काली माँ। पन्ना का स्मारक कामेरी राजसमंद में। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572। महाराणा सांगा का पुत्र था उदय सिंह। 1537 में मेवाड़ के सरदारों ने उन्हें कोटारे के रावत खान, केलवा के जगह व बागुर के द्रावट सांगा आदि ने उदय सिंह को मेवाड़ का स्वामी माना और गद्दी पर बैठा दिया। उन्होंने पाली के अग्रहा सोनगरा को बुलाया और दबाव बनाया कि वह अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह से करे। तब सोनगरा ने कहा कि आप सब सरदार इस उदय सिंह का झूठा खाए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दूंगा। अग्रराज के संदेह दूर करने के लिए सभी सरदारों ने उदय सिंह का झूठा खाया। इसी पर अग्रराज सोनगरा ने अपनी बेटी जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से कर दिया। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में जयवंता बाई प्रताप की माता थी। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में बड़े दरबार का आयोजन किया गया। आशा शाह ने उपस्थित होकर राजाओं को सारी बात बताई। उसी अवसर पर पन्नाधाय और कीरत बारी को बुलाकर राजाओं का संदेह दूर किया गया। उसी दिन 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दरबार में 15 वर्ष की अल्पायु में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने मेवाड़ी सरदारों के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मावली उदयपुर दाबक स्थान पर बनवीर की सेना को पराजित किया। बनवीर की सेना का नेतृत्व कुंवर सिंह तंवर कर रहा था, जो लड़ते हुए मारा गया। बनवीर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था मावली युद्ध में? कुंवर सिंह तंवर। मावली में विजय के बाद उदय सिंह चित्तौड़ की ओर बढ़ा तो बनवीर ने उसका मुकाबला किया। भीषण संघर्ष के बाद बनवीर युद्ध स्थल से जान बचाकर भाग गया। इस प्रकार 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राव मालदेव ने इस समय उदय सिंह की सहायता की थी। मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की। शेरशाह सूरी का आक्रमण
1544 में शेर शाह सूरी मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आया। आक्रमण से पहले ही जाजपुर में ही उदय सिंह ने शेर शाह सूरी को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। नोट: उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगान अधीनता स्वीकार की थी। उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की। शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया, अपने दूसरे ख्वास खां को चित्तौड़ दुर्ग में दूध कर दिया। 1543 में कालिंजर अभियान में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। उदय सिंह ने अफगान प्रतिनिधि को निकालकर मेवाड़ पर स्वतंत्र रूप से पुनः अधिकार कर लिया। महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई को चित्तौड़ बुलाने के लिए सूरदास चंपावत के नेतृत्व में ब्राह्मणों को द्वारिका भेजा। मीरा ने लौटने से इनकार कर दिया। जैतारणगढ़ युद्ध 1555, मावली का 1540, जैतारण का 1555। महाराणा उदय सिंह ने डूंगरपुर, महारा और आशकरण पर कुंवर प्रताप के नेतृत्व में सेना भेजी। ये कुंवर प्रताप का प्रथम युद्ध था। महाराणा प्रताप का प्रथम युद्ध जैतारण था। जैताणा डूंगरपुर के आशकरण पर कुंवर प्रताप के नेतृत्व में सेना भेजी। कुंवर प्रताप का प्रथम युद्ध था कौन सा? जैताणा 1555 का। रावल आशकरण से उदय सिंह की नाराजगी तब से थी जब आशकरण ने पन्नादाई को बनवीर के डर से शरण नहीं दी थी। इस युद्ध में मेवाड़ की विजयी कुंवर प्रताप ने वागड़ के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ में मिला लिया। अरमाड़ा का युद्ध जैताणा 1555 में, अरमाड़ा 1557 में। निर्धारित समझौते के अनुसार हाजी खां ने अपनी रंगराय नामक पात्र उदय सिंह को नहीं दी, जिसके कारण उदय सिंह ने हाजी खां पर आक्रमण कर दिया। जनवरी 1557 को अजमेर के अफगानी हाकिम हाजी खान शेर शाह के सेनानायक व मालदेव की संयुक्त सेना उदय सिंह की सेना को अरमाड़ा की युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। अरमाड़ा में 1557 में उदय सिंह की हार हुई। जनवरी 1557। मार्च 1559 को अमर सिंह प्रथम का जन्म हुआ। उदय सिंह के योगी प्रेमगिरी की सलाह से 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदयपुर को नई राजधानी बनाया। 1559 में उदयपुर बसाने से पहले उदय सिंह ने फतेह सागर झील किनारे मोती महल बनवाए। मालदेव का आक्रमण। महाराणा उदय सिंह ने वीरबाई झाली खेरवाड़ा के सामंत जयद्र सिंह की पुत्री से विवाह को लेकर नाराज होकर मारवाड़ गिरा। मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया पर असफल होकर लौटना पड़ा। अकबर का आक्रमण। 1562 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह अकबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए राजस्थान की तरफ बढ़ा। 1562 में नागौर के किलेदार जयमल राठौड़ को हराकर नागौर पर कब्जा कर लिया। 1562 में तो नागौर पर कब्जा किया। जयमल राठौड़ उदय सिंह की शरण में चित्तौड़ आ गया। मालवा का बाज बहादुर भी अकबर से हारने के बाद 1562 में उदय सिंह की शरण में आ गए। 1567 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह के पास संदेश भिजवाया कि तुम जयमल और बाज बहादुर को सुपुर्द कर दे, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। उदय सिंह ने फरमान को नहीं माना। अकबर का आक्रमण और चित्तौड़ का तीसरा साका। उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह जो राणा से अप्रसन्न होकर मुगल सेवा में रहता था, शक्ति सिंह ने अकबर के धौलपुर मुकाम के दौरान जानकारी के आधार पर अकबर के आक्रमण की सूचना चित्तौड़ पहुंचकर महाराणा को दी। अकबर मांडलगढ़ होते हुए चित्तौड़ पहुंचा और 23 अक्टूबर 1567 को अकबर की सेना ने चित्तौड़ किले पर घेरा डाला। उदय सिंह ने मेवाड़ के सरदारों की एक आपात बैठक बुलाई। निर्णय हुआ कि जयमल दुर्ग का कार्यभार संभालेंगे। उसे सभी स्थानीय सरदारों का नेता बनाया। उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर की रक्षा करेंगे। पहाड़ियों में जाकर क्या रक्षा करेंगे? उदय सिंह राव के नेतृत्व से सही कुछ सरदारों के साथ गोगुंदा चला गया। दुर्ग में खाने पीने
कि वह युद्ध सामग्री जुटा दी गई। कालपी से 1000 बंदूकियों को बुलाकर किले की रक्षा के लिए रखा गया। मोहर मगरी आक्रमण के समय किले के पास अकबर ने एक कृत्रिम टीले का निर्माण करवाया। एक तगारी मिट्टी पर एक सोने की मोहर दी गई। मोहर मगरी पर रखी तोपें दुर्ग का कुछ खास नहीं बिगड़ सकी। 5 माह की लड़ाई के बाद मुगलों ने किले के पास 2 सुरंग बनाकर उसमें बारूद भरकर चित्तौड़ किले की दीवार को उड़ा दिया। 23 फरवरी 1568 की रात को जयमल राठौड़ के नेतृत्व में राजपूत दीवार की मरम्मत कर रहे थे। उसी समय अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से, अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। जयमल राठौड़ को गोली मारी। गोली जयमल के पैर में लगी। जयमल घायल हो गया। उसी रात राजपूतों ने बैठक कर दूसरे दिन युद्ध करने के लिए दुर्ग के फाटक खोलने का निश्चय किया। अगले दिन चित्तौड़ किले के दरवाजे खोले गए और राजपूतों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया और कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए। फूल कंवर फतेह की पत्नी के नेतृत्व में 700 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। पहले में 1600 महिलाएं, दूसरे में 1300 और तीसरे में 700। ये युद्ध 3 दिन तक चला। 25 फरवरी को अकबर का किले पर अधिकार हो गया। 25 फरवरी 1568 को किले पर अधिकार हो गया। ये चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 का था। युद्ध में बहुत ज़्यादा मुगल सैनिक मारे गए थे। मुगल सेना का अत्यधिक नुकसान देखकर अकबर क्रोधित हो गया और उसने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दिया। लगभग 30,000 नागरिकों को मरवाया। अकबर पर प्रथम और अंतिम कलंक था जीवन का। अकबर ने जयमल और फतेह की वीरता से प्रभावित होकर हाथियों पर विराजित पाषाण मूर्तियां आगरा के किले द्वार पर लगवाई गई, जिन्हें बाद में औरंगजेब ने नष्ट करवा दी। बीकानेर के राजा राय सिंह ने भी जूनागढ़ के किले के बाहर जयमल और फतेह की मूर्तियां लगवाई। अकबर 3 दिन चित्तौड़ में रखा। उसके बाद चित्तौड़ से अजमेर आया और वापस दिल्ली लौट गया। उसके बाद अब्दुल मजीद आसफ खां को दुर्ग का अधिकारी नियुक्त कर अजमेर की तरफ रवाना हुआ। अब्दुल मजीद और आसफ खां को दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया। वापस लौटती अकबर की सेना पर रास्ते में पिंडली चित्तौड़ में 1568 ईस्वी में उदय सिंह की सेना ने अकबर की सेना पर आक्रमण कर दिया, जैसे पिंडली का युद्ध कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग की घटना के बाद महाराणा उदय सिंह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। उदय सिंह की गोगुंदा में रहते हुए 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली के दिन को मृत्यु हो गई। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है। उदय सिंह सैनिक दृष्टिकोण से कमज़ोर शासक था। इतिहासकारों ने अकबर के आक्रमण के समय उदय सिंह द्वारा चित्तौड़ छोड़ना उसकी कायरता माना है। कर्नल टॉड ने लिखा है, यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्ज्वल होते। डॉक्टर ओझा ने महाराणा उदय सिंह को एक साधारण राजा के रूप में माना है और उसको साहस, शून्य और विलासी बताया। जयवंता बाई जब मेवाड़ सरदार उदय सिंह को मेवाड़ का शासक मानने को तैयार नहीं हुए, पाली के सोनगरा सरदार अखेराज सोनगरा ने उदय सिंह के साथ बैठकर एक थाल में भोजन किया और अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से किया। आगे चलकर इन्हीं से प्रताप का जन्म हुआ। मेवाड़ की पटरा नीति। धीरबाई रानी भाटियाणी जैसलमेर के भाटी शासक राव लोणकरण की पुत्री, चौथी सुंदर व उदय सिंह की प्रिय रानी थी। इन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। धीरबाई ने जगमाल, कुंवर सागर, कुंवर आगर, कुंवर पच्चन और कुंवर सिम्मा, जबकि जयवंता बाई ने कुंवर प्रताप को जन्म दिया। धीरबाई के कहने पर ही उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। वीरा उदय सिंह की उपपत्नी मेवाड़ी सरदारों ने षड्यंत्र रचकर उसे मृत्युदंड दिलवा दिया। सज्जाबाई सोलंकिनी, इसके गर्भ से कुंवर शक्ति सिंह व वीरमदेव का जन्म हुआ। इन्हीं शक्ति सिंह के वंशज सक्तावत कहलाए। फूल कंवर
फतेह सिंह सिसोदिया की पत्नी व जयमल राठौड़ की बहन। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। 700 महिलाओं ने भाग लिया। फतेह सिसोदिया, इन्हें फत्ता या फत्ता के नाम से भी जाना जाता है, मूलतः अमेठ राजसमंद के निवासी थे। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में इनकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। अकबर के विरुद्ध युद्ध में एक पागल हाथी ने इन्हें सूंड में उठाकर पटक दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। चित्तौड़ किले में रामपोल के पास इनकी छतरी है। जयमल राठौड़, इनका जन्म सितंबर 1507 को मेड़ता में हुआ। राणा सांगा के भांजे थे। जयमल राठौड़ सांगा का भांजा था। अकबर से आने के बाद उदय सिंह की शरण में चित्तौड़ आ गए। महाराणा उदय सिंह ने इन्हें बदनौर की जागीर दी। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में चित्तौड़ किले की रक्षा का भार इन्हीं के कंधों पर था। चित्तौड़ दुर्ग में हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य इनकी 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। कल्ला राठौड़, इनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता में 1544 में हुआ। जयमल राठौड़ इसके ताऊ थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। अकबर की सेना द्वारा चित्तौड़ किले पर घेरा डालने के बाद इन्होंने घोसुंडा के समीप मुगलों से लड़ते हुए चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया। इनको दुर्ग में प्रवेश करने में इनके सेनापति रणधीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ के तीसरे शाखा में अपने ताऊ जयमल को गोली से घायल हो गए थे। उनको अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया, जिसमें से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए इन्हें 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। चित्तौड़ किले में भैरव पोल के पास इसकी 4 खंभों की छतरी है। फतेह राम पोल, राम ने फतेह की यानी फतेह पोल के पास। और जब कल्ला की है भैरव पोल के पास। कल्ला भैरव का अवतार था यानी भैरव पोल के पास। और रामपोल के पास किसकी थी? हाँ, फतेह की रामपोल के पास। और कल्ला भैरव का अवतार था। हुसैन कुली का, अकबर ने हुसैन कुली का बैरम खां के भांजे को उदय सिंह की खोज करने उदयपुर भेजा। उसने उदयपुर में खूब लूट मार की, पर उदय सिंह का पता नहीं लगा। हुसैन कुली का उदयपुर से कुंभलगढ़ भी गया। कुंभलगढ़ में तैनात कुंवर प्रताप व पूर्व शक्ति सिंह से पराजित होकर चित्तौड़ आ गए। जगमाल, महाराणा उदय सिंह व धीरबाई रानी भटियाणी का पुत्र था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी छोटी रानी धीरबाई से अधिक लगाव होने के कारण जगमाल को अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उदय सिंह की मृत्यु गोकुंदा में होने के बाद गोकुंदा में ही अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार में जगमाल उपस्थित नहीं हुआ। तब ग्वालियर के राजा राम सिंह और पाली के मान सिंह सोनग्रा ने वह उत्तराधिकारी का प्रश्न उठाया। सभी राजपूत सरदारों की इच्छानुसार निर्णय किया गया कि प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया जाए। सभी सरदारों ने गोकुंदा जाकर जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप को गद्दी पर बैठाया। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने उसे जाजपुर की जागीर दी, जो वर्तमान में शाहपुरा में है। बाद में आधा सिरही देवड़ा सुल्तान के अधीन दे दिया। इसी कारण देवड़ा सुल्तान व जगमाल के बीच दत्तानी का युद्ध 1583 में हुआ। जगमाल लड़ता हुआ मारा गया। जगमाल आजीवन चित्तौड़ का शत्रु बना रहा 1572 से 1587 ईस्वी तक। ईश्वरदास चौहान, चित्तौड़ के तीसरे शाखे में उदय सिंह की तरफ से लड़ते हुए युद्ध के दौरान अकबर को हाथी पर बैठा देख एक हाथ से हाथी की सूंड पकड़कर अकबर के ओहदे तक पहुंच गया। दूसरे हाथ से खंजर से वार कर अकबर का वीरोचित अभिवादन किया। ईश्वरदास चौहान। अगले राजा हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ और राज्याभिषेक 1572 में, मृत्यु 1597 में। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई। नाना अकेला सोनग्रा पाली के थे, जो गिरी सुबेल के युद्ध में राव मालदेव की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे 1544 में। मामा मान सिंह सोनग्रा, नाना अकेला सोनग्रा, मामा मान सिंह सोनग्रा
पत्नी अजबदेव पंवार बिजोलिया के सामंत रामरख पंवार की पुत्री थी अजबदेव पंवार। 1557 में विवाह हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। 97 में मृत्यु हुई तो विवाह कब हुआ? 1557 में विवाह हुआ। जन्म के 17 वर्ष बाद विवाह हुआ। 17 में खतरा, विवाह होने पर सबको खतरा ही होता है। 40 में जन्म हुआ और 57 में विवाह हुआ। ये प्रताप की प्रिय रानी थी। इन्हीं से कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ, एकमात्र रानी जो प्रताप के जंगलों में रही। जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ के पास जूनी कचहरी में हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रमी संवत 1597 रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 रविवार को छितरबाई प्रताप की पत्नी जैसलमेर की राजकुमारी थी। बचपन का नाम कीका, भील बच्चों को प्यार से कीका कहते। प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ में बीता। कुंवर प्रताप 9 से 10 वर्ष तक कुंभलगढ़ में रहे, फिर चित्तौड़ में रहे। कुंवर प्रताप ने मेड़ता के जयमल राठौड़ से तलवारबाजी सीखी। जो चित्तौड़ के तृतीय शाखा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जयमल ने। इसके पुत्र अमर सिंह का जन्म 1560 मान लेते हैं, 59-60 मचिंद्र राजसमंद में हुआ। प्रताप के कुंवर अमर सिंह सहित 17 पुत्र थे। प्रताप के 17 पुत्र थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु फरवरी 1572 को होली का त्यौहार को गोगुंदा में हुई। उदय सिंह ने उनकी भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर उसके पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। रानी के आग्रह व कुछ सरदारों के सहयोग से जगमाल का उसी दिन राज तिलक कर दिया गया। प्रताप के मामा मानसिंह सोनगरा व ग्वालियर के रामशाह तंवर ने जगमाल के उत्तराधिकारी बनने का विरोध किया। तब सलुम्बर के रावत कृष्णनाथ दास और देवगढ़ के रावत सांगा ने प्रमुख सामंतों की सहमति से जगमाल को हटाकर 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक किया। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक किया। उस समय प्रताप की उम्र 32 वर्ष थी। 17 वर्ष में तो विवाह हुआ और 32 वर्ष में राज्याभिषेक 1572 में। प्रताप के कमर में तलवार बांधी रावत कृष्णदास दास ने। कृष्णदास दास सलुम्बर के रावत थे। इसे राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। जन्म हुआ तब क्रांति नहीं हुई, जब तलवार बांधी ना तब राजमहलों की क्रांति। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। प्रताप की दूसरी बार राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया। इस समारोह में मारवाड़ का राठौड़ राव चंद्रसेन भी उपस्थित था। प्रताप के राज्याभिषेक में विशेष तौर से मारवाड़ के चंद्रसेन आए थे। प्रताप ने कुंभलगढ़ में राज सिंहासन धारण करते समय शपथ ली कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूँगा तब तक न तो थाली में रोटी खाऊंगा और न ही बिस्तर पर सोऊंगा। राणा प्रताप ने आजीवन शपथ का पालन किया। इसी अवसर पर महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि वह माता के पवित्र दूध को कभी कलंकित नहीं करेगा। जयवंताबाई माता थी। प्रताप ने जब मेवाड़ की गद्दी संभाली तो चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला आदि पर मुगलों के हाथ में थे, जिससे राज्य की आय और प्रतिष्ठा घट चुकी थी। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ में स्थिरता नहीं थी। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संबंध। अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय मेवाड़ राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना तय किया। प्रताप ने संघर्ष की तैयारी में सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने सामंतों और भीलों को संगठित किया, भीलों से निकटतम संबंध स्थापित किया। प्रताप ने पहली बार भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनका सम्मान बढ़ाया। अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे गए। जमा भटो न जूस दिया। 72 में 1 नंबर आया, 73 में अन्य 3 आए। 72 में पहला आया, 73 में अन्य 3 आए। न जूस दिया। न मतलब नवंबर, जू मतलब जून, जूस मतलब सितंबर, दिया मतलब दिसंबर। 4 और शिष्टमंडल
प्रताप को समझाने में असफल रहे। पहला 72 माया अन्य 3 73 माया न जूस दिया। मानसिंह का शिष्टमंडल। कर्नल टॉड व मुणोत नैन्सी के अनुसार जून 1573 में मानसिंह गुजरात से वापस लौटते समय प्रताप को समझाने उदयपुर आया। प्रताप ने मानसिंह को उदयसागर झील पर ठहराया। मानसिंह के लिए भोजन का आयोजन रखा। भोजन के समय प्रताप स्वयं न आकर अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेजा। मानसिंह के कारण पूछा तो अमर सिंह ने कहा, पिताजी अस्वस्थ है इसलिए भोजन में नहीं आ सकते। मानसिंह जान गया कि प्रताप उनसे घृणा करते हैं क्योंकि आमेर के कच्चों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और बिना भोजन किए वापस लौट गए। कर्नल टॉड ने मानसिंह के अपमान की घटना उदयसागर पर होना बताया। इस घटना के किसी समसामयिक स्रोत में जिक्र नहीं है। यदि मानसिंह इस प्रकार अपमान होता तो बदायूं ने अवश्य इसका उल्लेख अपनी पुस्तक में करता। अबुल फजल ने मानसिंह और प्रताप के मिलने के साथ स्थान अबुल फजल ने गोगुंदा बताया, जबकि कर्नल टॉड ने उदयसागर झील बताया। मानसिंह ने लौटकर अकबर से कहा कि यदि कभी मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए तो उसके लिए मुझको मौका दिया जाए। 1573 में अकबर ने भगवंत दास व टोडरमल को भी प्रताप के पास उसे अकबर की अयोध्यता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन वे विफल रहे। 1573 में पहला आया था। महाराणा प्रताप को मारने के सभी प्रयास विफल होने पर अकबर स्वयं मार्च 1574 को अजमेर पहुंचा। 18 मार्च 1574 को अजमेर पहुंचा। हल्दी घाटी युद्ध की योजना अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी और मानसिंह को प्रताप पर आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई। मानसिंह 3 अप्रैल 1574 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ और मांडलगढ़ भिलवाड़ा पहुंचा। मानसिंह 2 माह तक मांडलगढ़ में डेरा डाले रखा। यहां से रवाना होकर मोही गांव होता खमनौर के पास मोलेला गांव राजसमंद के पास पड़ाव डाला। अब्दुल कादिर बनायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध का अपनी पुस्तक मुतकब तारीख में इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। बदायूं ने युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की तो उसे आज्ञा दे दी गई। अबुल फजल ने इसे अपनी पुस्तक अकबरनामा में इसे खमनौर का युद्ध कहा है। कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मापोली कहा है। अन्य इतिहासकारों ने इसे हल्दी घाटी युद्ध कहा है। बदायूनी गोगुंदा का, अबुल फजल खमनौर का, कर्नल टॉड थर्मापोली और अन्य इतिहासकार हल्दी घाटी युद्ध 1574 में युद्ध का कारण डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना इस युद्ध का मुख्य कारण था। इसके अलावा मुगलों के राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ भी जड़े हुए थे। यह युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे 21 जून को होना मानते हैं। अकबर की सेना मुगल सेना का प्रधान सेनापति मानसिंह था। यह मानसिंह के जीवन की पहली लड़ाई थी जिसमें स्वयं सेनापति था। अन्य सहयोगी आसफ खां, गाजी खां, मैत्र खां, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, सैयद अहमद खां, सैयद आसिम, सैयद राजू राजा, जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह आदि। हरावल सेना के 80 चुने हुए सैनिक जिनका नेतृत्व आसिम बहरा कर रहा था, राजपूतों पर प्रथम आक्रमण करने के लिए सबसे आगे रखा। अरावल सेना के 80 चुने हुए सैनिक जिनका नेतृत्व आसिम बहरा कर रहा था, राजपूतों पर प्रथम आक्रमण करने के लिए सबसे आगे रखा। इसके पीछे मुगल सेना की अरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। आगे तो आसिम बहरा, इसके पीछे जगन्नाथ कछवा। मुगल सेना में 5,000 घुड़सवार व तोपें भी थी। मुगल सेना में 5,000 घुड़सवार व
मुगल सेना के बाएं भाग का नेतृत्व गाजी खां और लूणकरण कछवा कर रहे थे। दाहिने भाग का नेतृत्व सैयद अहमद खां कर रहा था। पृष्ठभाग में चंद्रावल का नेतृत्व मैत्र खां कर रहा था। मानसिंह केंद्र में था, आरक्षित दल पर माधो सिंह था। मानसिंह केंद्र में, आरक्षित दल पर माधो सिंह। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से गोगुंदा की तरफ सेना लेकर आ गई। वहाँ गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित लोह सिंह उदयपुर में अपना पड़ाव डाला। लोह सिंह उदयपुर में अपना पड़ाव डाला। प्रताप की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार थे। प्रताप की अरावल का नेतृत्व पठान सेना नायक हाकिम कसूर कर रहा था। मुगलों के 5000 घुड़सवार से प्रताप के 3000 घुड़सवार थे। प्रताप के अरावल का नेतृत्व हाकिम कसूर कर रहा था। प्रताप की सेना में चंद्रावल में भील सेना का नेतृत्व राणा पूंजा कर रहे थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। प्रताप के अन्य सहयोगी सरदारों में राम सिंह तंवर, झाला बीदा, रावत कृष्णदास चुंडावत प्रमुख थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चंदावल के दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता जान जैसा। चंदावल में 4 व्यक्ति थे, गोपीनाथ, गोपी पूंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। उन्नत नैन सिंह मानसिंह की सेना की संख्या 40,000 और प्रताप की सेना 10,000 बताता है। कर्नल टॉड का मत है कि 22,000 वीर राजपूत युद्ध क्षेत्र में उतरे जिनमें से 14,000 युद्ध में मारे गए। बदायूं ने मानसिंह की सेना 5,000 और प्रताप की सेना 3,000 बताई। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। वीर विनोद के अनुसार 80,000 थी। 18 जून को दोनों सेनाओं में हल्दीघाटी के तंग दर्रे राजसमंद में युद्ध प्रारंभ हुआ। राजपूतों ने पहला वार इतना जोशीला किया कि मुगल सैनिक भागने लगे। स्वयं बदायूं भी युद्ध से भाग खड़ा हुआ। इसी समय मैत्र का रिजर्व फौज के प्रभारी ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। इससे मुगल सेना में हिम्मत बंदी व पुनः तत्पर होकर आगे बढ़े। राजपूत सेना पहले मोर्चे पर सफल होने के बाद बनारस के किनारे वाले मैदान रक्त तलई खमनोर में आ डटी। पुनः युद्ध आरंभ हुआ। पहले हाथियों की लड़ाई हुई। दोपहर का समय हो गया था। जून महीने की तेज गर्मी में दोनों पक्षों के सैनिकों का खून उबाल पड़ता। युद्ध के मैदान में इतनी तेज हलचल थी कि मुगल सेना के राजपूतों और प्रताप की सेना के राजपूतों को पहचानना भी कठिन हो गया था। ऐसी स्थिति में बदायूं ने असफ खां से पूछा कि ऐसी स्थिति में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करें। तो असफ खां ने कहा कि तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, इस्लाम को तो हर दशा में लाभ ही होगा। हाथियों की लड़ाई में प्रताप की तरफ से राम प्रसाद लूणा नामक हाथी मैदान में थे। वह मुगलों की तरफ से गजमुक्त, गजराज और रणमंदर। प्रताप की ओर से राम प्रसाद और लूणा। मुगलों की तरफ से गजमुक्त, गजराज और रणमंदर। मुगलों ने राम प्रसाद हाथी के मावत को गोली मार दी। राम प्रसाद मुगलों के हाथ लग गया। युद्ध के बाद अकबर के समक्ष ले गया तो अकबर ने कहा कि यह पीर की कृपा से मिला है और उसका नाम पीर प्रसाद रखा। मानसिंह पर हमला। प्रताप अपने सैनिकों के साथ मैदान में उतरा। उनकी नज़र मानसिंह पर पड़ी तो प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई। मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर लगा दिए। तब प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर जोरदार वार किया। मानसिंह ओहदे में छिप गया। पीछे का अंगरक्षक मारा गया। ओहदे की छतरी का खंभा टूट गया, लेकिन हाथी की सूंड से बंधे जहरीले खंजर से चेतक का पैर जख्मी हो गया। मुगलों की सेना ने प्रताप को घेर लिया। इस दौरान भी प्रताप घायल हो गया। उसी समय सेना को चीरते हुए झाला बीदा बड़ी सादड़ी प्रताप के पास पहुंचा।
मेवाड़ की भलाई का हवाला देकर प्रताप से युद्ध मैदान से बाहर जाने का निवेदन करते हुए जालाविदा ने राज्य चिन्ह धारण कर युद्ध प्रारंभ किया। मुगल सेना जालाविदा पर टूट पड़ी। विदा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रताप जब युद्ध मैदान से बाहर जा रहा था, उसे देखकर दो मुगल सैनिक ने प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह की नज़र भी प्रताप पर पड़ी तो भाई को संकट में देख उसका बहादुर प्रेम जागा। उसने भी पीछा किया और मुगल सैनिक को मार गिराया। प्रताप का घोड़ा चेतक घायल एक नाला पार करने के बाद गिर गया और परलोक सिधार गया। हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप कटे, मायड़ तारो वो पुत कटे, एक लिंगरी मार कटे वो महाराणा प्रताप कटे। वीरों की भूमि मेवाड़, महाराणा प्रताप की तपो स्थली। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। चेतक था, घायल हो गया और परलोक सिधार गया। बलीचा गांव राजसमंद में चेतक की छतरी है। प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय प्रताप ने वो नीला घोड़ा राजसवार, वो नीला घोड़ा राजसवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जोरे, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोरे। मुड़कर देखा तो अपने भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होते हुए पैर पकड़कर क्षमा याचना की, गले लगाया और प्रताप ने उसे क्षमा कर दिया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दे दिया। स्रोत अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति, सगत रासो, गिरधरासिया। 3 स्रोत हैं। अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति, सगत रासो, गिरधरासिया। नोट, ये कथा प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादित नहीं की जा सकती। शक्ति सिंह पहले ही चित्तौड़ के आक्रमण के समय ही काम आ चुका था। संभवतः दोनों भाइयों को मिलाने की कथा भाटों ने गढ़ ली है। यदि शक्ति सिंह मुगलों के साथ होता तो बदायूंनी की सूची में उसका नाम अवश्य होता। प्रताप का सेनापति हकीम का सूरी भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। हकीम का सूरी का मकबरा खमनौर राजसमंद में है। कोलियारी गांव। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से कोलियारी गांव पहुंचे, अपना व घायल सैनिकों का इलाज करवाया। वहां से निकट ये स्टोन आया था। वर्तमान में स्टोन अभी हुआ था। स्टोनों में पूछा कि कोलियारी गांव का संबंध किस शासक से है, तो प्रताप से। कालपी का संबंध तो सांगा से है, किंतु कोलियारी का संबंध प्रताप से। निकट ही कमलनाथ पर्वत के निकट ही आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। प्रताप ने कमलनाथ उदयपुर में 1001 के निकट ही आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई। अकबर ने महमूद खां को युद्ध के बाद जानकारी लेने के लिए भेजा था। मानसिंह युद्ध के बाद अकबर के पास शाही दरबार में पहुंचा तो अकबर नाराज हो गया, क्योंकि मानसिंह ने न तो प्रताप को पूरी तरह से हराया और न ही बंदी बनाकर ला सका। अकबर ने नाराज होकर मानसिंह व असफ खां की ड्यूटी बंद कर दी। युद्ध निर्णय। इस युद्ध में दोनों पक्षों में अपनी अपनी विजय माना है। युद्ध अनिर्णायक था तो अब कोई भी अपनी विजय मान सकता है। राज प्रशस्ति, राजविलास, जगदीश मंदिर प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। राज प्रशस्ति, राजविलास, जगदीश मंदिर प्रशस्ति में प्रताप की विजय हुई। पारसी इतिहासकार इसे अकबर की विजय मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मानसिंह की सेना प्रताप को मारने या बंदी बनाने में असफल रही और न ही कुंभलगढ़ किले को अपने अधिकार में ले पाई। प्रताप की सेना के हरावल में थे हकीम का सूरी, डोडिया भीम सिंह, रावत कृष्णदास, चुंडावत और रावत सांगा, राठौड़ राम सिंह हरावल में थे। उसके बाद में दायां भाग में राम सिंह तंवर, बाएं में बीदा, बायां बीदा, दायां में राम सिंह। चंदावल में कौन कौन थे? महाराणा प्रताप चंदावल का नेतृत्व कर रहे थे। राणा पूंजा
अरावल का नेतृत्व हकीम का कर रहा था। चंदावल का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, पंडिहार कल्याण बादशाहवत, मेहता जयमल, मेहता रतन खेमावत, जगन्नाथ, चारण जैसा व केशव आदि थे। प्रताप की सेना इस प्रकार थी। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी सेना को सजाया हुआ था। ब बाया ब बीदा, दाया में राम सिंह तंवर। अरावल में थे हकीम का सूर, हकीम डोडिया, कृष्णदास सांगा और राम सिंह। हकीम डोडिया, कृष्णदास सांगा और राम सिंह। हकीम डोडिया, कृष्णदास सांगा और राम सिंह ये तो थे अरावल में। हकीम डोडिया, कृष्णदास सांगा और राम सिंह कौन क्या अरावल में थे। हल्दी घाटी का मैदान। अकबर की सेना में निम्न व्यक्ति थे। अरावल का नेतृत्व कर रहा था सैयद हमीद बेहरा। अरावल का नेतृत्व कर रहा था सैयद हमीद बेहरा। जगन्नाथ कछवा, गयासुद्दीन और अली असफ अकबर के अरावल का नेतृत्व कर रहे थे। मध्य भाग का नेतृत्व मान सिंह नेतृत्व कर रहा था। ख्वाजा मुबर्दी, बदकशी, शिहाबुद्दीन गुरहो, पयंदा, कज्जाक, अली मुराद उजबेक व सांबर के लूणकरण। बाएं में गाजी, दाएं में अहमद, सैयद अहमद खां बारह, बाएं में गाजी। प्रताप के बाएं में बीदा और दाएं में राम सिंह तंवर। यहाँ बाएं में गाजी और दाएं में अहमद। ढेदर सेना माधो सिंह कछवा और मैत्र खां। अरावल में ये व्यक्ति थे। पूर्ण जूम के साथ देख लेते हैं। ये थे मध्य भाग में बायां दायां और रिजर्व सेना। 13 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं सेना लेकर गोगुंदा आया और मेवाड़ पर आक्रमण कर नवंबर 1576 में उदयपुर को जीत लिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अकबर भी महाराणा प्रताप को पूर्ण पराजित नहीं कर सका। अच्छा, हल्दी घाटी के बाद अकबर स्वयं आया था अक्टूबर 1576 में। 13 अक्टूबर 1576 फखरुद्दीन और जगन्नाथ को उदयपुर तथा सैयद अब्दुल्ला खां और भगवान दास को उदयपुर की घाटिया में रखकर डूंगरपुर मारवाड़ के मार्ग से सम्राट मालवा की ओर चला गया। युद्ध के बाद मानसिंह के जाने के बाद गोगुंदा पर प्रताप ने पुनः अधिकार कर लिया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप रणकपुर व वहाँ से ईडर चले गए। प्रताप की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। प्रताप द्वारा अकबर के विरुद्ध गठबंधन। प्रताप ने अकबर के विरुद्ध राजस्थान के शासकों के साथ गुटबंदी आरंभ कर दी। ईडर के नारायण दास से मैत्री संबंध स्थापित किया। शाही शक्ति के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सिरोही के राव सुल्तान को मुगल संघर्ष में हाथ बटाने के लिए आमंत्रित किया। जालोर के ताज खां को भी अपनी ओर मिला लिया। चंद्रसेन द्वारा किए गए नाडोल के उपद्रव में भी प्रताप का किसी न किसी प्रकार से सहयोग था। इस दौरान प्रताप डूंगरपुर मारवाड़ के विरुद्ध भी अभियान भेज रहा था। शहबाज खां की नियुक्ति। शहबाज खां ने 1577 से 80 ईस्वी के मध्य 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए। शहबाज खां ने 3 बार आक्रमण किए। मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण जगन्नाथ कछवा था। अकबर की ओर से मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण जगन्नाथ कछवा था। कुंभलगढ़ के युद्ध 1578 में शहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। तब प्रताप ने कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी भाण सोनगरा राव अकेराज का पुत्र को सौंपी और स्वयं अर्धरात्रि में पहाड़ों में निकल गया। अप्रैल 1578 को शहबाज खां की विजय हुई और उसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। पहली बार किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की तो वो था शहबाज खां 1578 में। अब्दुल रहीम खानम खाना बैरम खां का पुत्र था। 1580 ईस्वी में अकबर ने 1580 में शहबाज खां को बुलाकर रहीम को भेजा। इस दौरान कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण कर रहीम के परिवार को बंदी बना लिया। जब प्रताप ने यह पता चला तो नाराज हुए कुंवर अमर सिंह को रहीम के परिवार को ससम्मान वापस छोड़कर आने को कहा।
महाराणा प्रताप के इस व्यवहार से प्रभावित होकर रहीम ने प्रताप के विरुद्ध युद्ध का विचार त्याग दिया। चूड़िया ग्राम के समीप प्रताप के मंत्री भामाशाह व उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप से भेंट कर 25 लाख व 2000 सोने की अरसपियाँ देकर आर्थिक मदद की। 25 लाख तो रुपये दिए और 2000 सोने की अरसपियाँ देकर मदद की, जिससे 25,000 सेना का 12 वर्षों तक का खर्चा चल सकता था। भाई साहब, पैसों की कोई कमी नहीं, भंडारी भर दी एकदम। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। यह मानना सही नहीं है कि भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति देकर महाराणा की सहायता की थी। भामाशाह राजकीय खजाने को संभालता था। संभवतः युद्ध के दौरान छिपा कर रखा गया खजाना जो मालवा से लूटा गया था, यही धन महाराणा को समर्पित किया हो। भामाशाह 1547 से 1600 ईस्वी में मेवाड़ राज्य के दीवान थे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद भामाशाह ने महाराणा प्रताप को सेना के पुनर्गठन और मुगलों के युद्ध जारी रखने के लिए अपनी निजी एवं पैतृक संपत्ति समर्पित कर दी। मालवा आक्रमण करके वहां पर 25 लाख रुपए और 2000 सोने की अरसदियाँ महाराणा प्रताप को समर्पित किए। महाराणा प्रताप के समय से ही राजधानी उदयपुर की पंच पंचायत जाति भोज सिंह पूजा आदि विशेष अवसर पर भामाशाह के मुख्य वंशधरों को सर्वप्रथम तिलक किया जाता है। उदयपुर की पंच पंचायत जाति भोज सिंह पूजा आदि विशेष अवसरों पर भामाशाह के वंशधरों को सर्वप्रथम तिलक किया जाता है। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी। प्रताप की सेना व अमर सिंह ने अक्टूबर 1582 में दिवेर पर आक्रमण किया। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। दिवेर का किलेदार सेरिम सुल्तान का अकबर का काका था। युद्ध के दौरान अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले का इतना जबरदस्त वार किया कि 12 सुल्तान खां व उसके घोड़े के आर पार हो गए। सुल्तान खां के मारे जाते ही बची कुची मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने गुरिल्ला छापामार पद्धति से यह युद्ध लड़ा। मेवाड़ की मुक्ति का लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ। कर्नल रॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दीघाटी, थेरमपोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में। कुंभलगढ़ का 1578 में। हल्दीघाटी 1576। जगन्नाथ कछवा भारमल का छोटा पुत्र व सैयद राजू दिसंबर 1584 को सेना लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना हुआ। 1585 में अकबर का प्रताप के विरुद्ध यह अंतिम प्रयास था। जगन्नाथ कछवा की मंडल में मृत्यु हो गई। 1585 में जगन्नाथ, 84 में कछवा आया, 85 में मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी मंडल बिडवाड़ा में दिवेर युद्ध के पश्चात लगभग 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने वहाँ की लूणा चावंडिया को हराकर चावंड वर्तमान सलूम्बर में अपनी राजधानी बनाई, जो अमर सिंह प्रथम के समय 1615-39 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही। प्रताप की 12 वर्षों तक रही, किंतु मेवाड़ की कुल 29 वर्षों तक रही। प्रताप ने यह महलों व चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। प्रताप ने महलों व चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बनवाया? चावंड में। चावंड में चामुंडा माता और महलों का निर्माण करवाया। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं किया। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ में मंडल को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने आमेर के मानसिंह व जगन्नाथ कछवा के आक्रमण का बदला लेने के लिए आमेर के संपन्न क्षेत्र मालपुरा पर आक्रमण कर उसे लूटा। प्रताप ने मालपुरा पर आक्रमण करके लूटा। मालपुरा वर्तमान में कहाँ पे है? टॉप में। प्रताप की मृत्यु। धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए प्रताप के पैर में चोट लगी, जिससे 19 जनवरी 1597 को चावंड में मृत्यु हो गई। विक्रम संवत 1597 को जन्म हुआ और ईस्वी सन 1597 को चावंड में मृत्यु हो गई। प्रताप ने लगभग 24 वर्ष 11 माह तक शासन किया। 24 वर्ष और 11 महीने, लगभग 25 वर्ष तक। प्रताप का अंतिम संस्कार बांडोली चावंड से 11 मील दूर गांव के निकट केजड़ बांध के किनारे किया गया, जहाँ प्रताप की 8 खंभों की छतरी है।
कर्नल टॉड ने प्रताप की मृत्यु पिचोला की पाल के महलों में होना है लिखा है, जो निराधार है। प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर को मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन दुर्शाड़ा अकबर का दरबारी निम्न प्रकार था। अंश लेगो अणदाग, भाग लेगो अणनामी, गेलो रण जीत गई, दसन मूंद जस रसना डसी, निशा समुख भरिया नयन, तो मर्द सा प्रताप सी। अंश लेगो अणदाग, पाग लेगो अणनामी, गेहलोत रण जीत गयो, दसन मूंद रसना डसी, निशा समुख भरिया नयन, तो मर्द सा प्रताप सी। दुर्शाड़ा ने अपने ग्रंथ विरुद्ध छतरी में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा लिखी। प्रताप के संगम में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्पक पर्वत के समान अरावली की कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी, मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेड़ मैराथन का प्रताप के दरबार में चक्रपाणी मिश्र और जीवधर थे। चक्रपाणी मिश्र और जीवधर विद्वान थे। चक्रपाणी ने राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दशा, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ 4 ग्रंथ लिखे। राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दृश्य, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ। चक्रपाणी थे। जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ की रचना की। सहंदू माला महाराणा प्रताप के समकालीन थे। इनकी रचनाएं झुलना महाराजा राय सिंह जीरा, झुलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा, झुलना अकबर पातशाह जीरा, झुलना राव अमर सिंह जी, गज सिंगोत्रा, गिरधर आसिया। इन्होंने महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन सगत रासों में किया। प्रताप के भाई शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन सगत रासों में गिरधर आसिया ने किया। गोगुंदा उदयपुर से उत्तर पश्चिम में 22 मील दूर पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान जो सैन्य दृष्टि से सुरक्षित था। इसे उदय सिंह ने भी अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह की सेना का पड़ाव यही था। उदय सिंह का अंतिम संस्कार व महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक या राज तिलक गोगुंदा में हुआ। मायरा गोगुंदा का पूर्वी का शस्त्रागार था। दूलिया राणा का गोगुंदा के पश्चिम में स्थित पटार दूल्हा नामक स्थान पर महाराणा के महलों के खंडर है। संकट के समीप महाराणा में उनका परिवार रहता था। खंडरों के समीप राणा गांव है। मचिंद हल्दी घाटी व कुंभलगिरी मंडी स्थित गांव है, जिसमें ऊंचा पर्वत है। गुफा बनी हुई 4 से 5 मील लंबी है, जिसका दूसरा मुंह भी खुलता है। मुगल आक्रमण के समय यह छुपने का स्थान था। उबेश्वर उदयपुर से 16 मील दूर पश्चिम में यहाँ एक शिव मंदिर व महाराणा के आवास के खंडर मौजूद है। इस शिवलिंग के बीच दरार है। कहा जाता है कि शत्रु सेना जब यहाँ आई तो शिवलिंग फट गया। भावरों के आक्रमण से डरकर शत्रु सेना भाग गई। जावर में एक विशाल गुफा है, जिसमें 100 से 150 लोग बैठ सकते हैं। शस्त्रों को छिपा कर रखा जा सकता है। जावर में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच मुठभेड़ हुई। आवरगढ़ झाड़ोल की सघन पहाड़ियों में कमलनाथ पर्वत पर आवरगढ़ में महाराणा प्रताप की काफ़ी समय रुके थे। यहाँ एक बड़ा गोल चबूतरा है जिस पर सभा होती थी। कोलियारी आवरगढ़ के दक्षिण में स्थित कोलियारी गांव में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप रुके, जहाँ स्वयं सेना का इलाज करवाया। कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मंगरी उदयपुर के फतेहसागर झील के किनारे एक पहाड़ी पर प्रताप का स्मारक है। यहाँ उदय सिंह द्वारा निर्मित महलों के खंडर मौजूद है। चावंड शैली प्रताप के समय चावंड चित्र शैली का जन्म हुआ। पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की कविता में लिखा है, अरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो। महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता मानने के संदर्भ में अकबर के दरबार में रहने वाले कवि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप के मध्य हुए पत्राचार को इस कविता का आधार बनाया गया। इसमें महाराणा प्रताप को पातल और पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल कहा गया है। राणा प्रताप की तलवार कविता श्यामनारायण पांडे की है। राणा प्रताप की तलवार कविता श्यामनारायण पांडे की है।
राणा प्रताप की तलवार कविता किसकी है? श्यामनारायण पांडे की। एक जनश्रुति प्रसिद्ध है कि एक दिन अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर जो अकबर का दरबारी था को कहा कि प्रताप ने हमारी अधीनता स्वीकार कर हमें बादशाह करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वीराज ने इस स्थिति को स्वीकार न कर महाराणा को निचले को दौर में लिख कर भेजे। पातल जो बादशाह बोले मुख होता भयण मिहिर पचम दिस महा उगे कासप राव उत पटकू मूचा पाण के कटकू निज तन करत दीजे लिख दीवान इन दो मैली बात एक। इसका अर्थ है कि यदि प्रताप अपने मुख से बादशाह कहे तो सूर्य पश्चिम में उग जाए, अर्थात जैसे कि सूर्य का पश्चिम में उगना असंभव है वैसे प्रताप के मुख से भी अकबर के लिए बादशाह निकलना असंभव है। हे दीवान महाराणा, जब मुझे यह संकेत दीजिए कि मैं मूंछों पर ताव दूं या अपनी तलवार का अपने शरीर पर वार करूं। महाराणा ने भी इसका उत्तर इस प्रकार दिया। तुर कहसी मुख पतो इन तन सु इकलिंग उगे जाही उगसी प्राची बीज पतंग खुशी हूँ तो पिथण कमद पटको मूछा पाण पचटन है जेते पतो कलमा सिर क्या बाण। इसका अर्थ यह है कि इस मुख से बादशाह को तुर्क ही कहा जाएगा, सूर्य जहाँ उगेगा वहीं उगता रहेगा। हे पृथ्वीराज, तुम प्रसन्नता से मूंछों को ताव देते रहो क्योंकि प्रताप की तलवार तुर्कों के सिर पर रहेगी। तो यह था महाराणा प्रताप के बारे में और उदय सिंह के बारे में। अगला हमारा होगा अमर सिंह के बारे में।